आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं 100 रुपये का, तो बैंक आपसे कितना वसूलेगी? कम से कम 110 रुपये तो वसूलेगी एक साल के अंदर अंदर, इससे कम तो नहीं वसूलेगी। लेकिन अगर यही कोई कंपनी करती है कि वो 100 रुपये का लोन ले और फिर एनसीएलटी के अंदर में चली जाए, तो फिर उसका क्या असर होगा पता है? उसको कुछ नहीं देना होगा, बहुत कम में मामला निपट जाता है। 3 बैंक ऐसी है जिन्होंने इस कंपनी को लोन दिया और उसके बाद में उसने चमत्कार कर दिया, सारा पैसा हजम और उसके बाद में डिफॉल्ट, पैसे नहीं चुका पाई वो कंपनी और बाद में एनसीएलटी में इस पर केस हुआ और बड़ी दिग्गज कंपनियों ने, मतलब बड़ी दिग्गज बैंक्स ने ये लोन दिया है। इनमें आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट सेक्टर की दिग्गज मानने वाली ये कंपनी है। और उसके बाद में एक और बैंक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। आईओबी का लगभग 40% के आसपास लोन दिया हुआ था, 30% के आसपास आपका आईसीआईसीआई बैंक और 30% ही एसबीआई ने दिया हुआ था। और इनको कितना मिला, कितना इसने लिया था? 100 करोड़ के लगभग लोन लिया हुआ था। और ये 100 करोड़ का कितने में मामला सेटल हुआ पता है? मात्र 20 करोड़ में मामला सेटल हुआ। और इसमें से 1 करोड़ 25 लाख रुपए किसको मिले? किसको मिले? एनसीएलटी को मिले। तो मतलब 19 करोड़ में ही ये मामला सलट गया। कितना बड़ा घोर कलयुग है, आप समझ सकते हैं। एक बेचारा आदमी अगर लोन लेता है तो उससे पूरा वसूला जाता है और इतना बड़ा बड़ा लोन लेने के बाद में ये कंपनियां आसानी से बचकर निकल जाती है। यही है एनसीएलटी का जादू। अगर इसके अंदर कोई कंपनी घुस गई ना, तो उसके बाद में वो जब निकलती है ना, तो सफ़ेद चकाचक होकर निकलती है। ऐसा ही हुआ है इस कंपनी के साथ में भी। इस कंपनी जो एनसीएलटी में जो कंपनी फंसी हुई थी ना, उस कंपनी का एक फैक्ट बता देता हूँ। 2005 में ये एक तरह का हीरा था जिसका भाव सिर्फ 37 रुपये था और 37 रुपये से इसने 1 साल के अंदर अंदर 2006 में 273 रुपये का भाव दिखा दिया। 37 रुपये से 273 रुपये, लगभग 7 गुना रिटर्न दिया था इसने। ये कंपनी 2018 से कोई कारोबार नहीं कर रही है। 10 सितंबर 2018 में ये कंपनी ठप हो गई थी, स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो गई थी, मतलब स्टॉक मार्केट से खत्म हो चुकी थी। इसका भाव वहीं पर दिखा रहा है, 9 रुपये के आसपास इसका भाव दिखा रहा था। लगभग 9 करोड़ की ही इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखा रही थी। क्यों दिखा रही थी? क्योंकि 2017 के बाद में इसने कारोबार करना ही बंद कर दिया। इसकी जो ये थी ना सेल्स, और वो सब जीरो, मतलब कोई इससे कारोबार ही नहीं कर रहा है इस कंपनी से। नेट प्रॉफिट की तो बात छोड़ दीजिए, नेट प्रॉफिट -15%, -20%, ये हालत थी इसकी। और ये कर्जे में डूबती चली गई और खत्म हो गई। जो पुराना प्रमोटर थे ना, उसका लगभग 44% का शेयर था, वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वो तो होना भी चाहिए। और ये जो नई कंपनी जो इसको एक्वायर कर रही है, इनका लगभग क्या होता है, एनसीएलटी के रिजल्ट के बाद में 90% से ऊपर इनका शेयर होल्डिंग हो जाती है। अभी ये हालत बहुत सारी कंपनियों में हो रही है, बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं और बहुत धुएंधार तरीके से ये शेयर बढ़ते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, बहुत ही छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इस कंपनी को खरीदने वाली है जुपिटर वैगन लिमिटेड, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर में लिस्टेड है। 5000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 5000 करोड़ की। और इसने मात्र 21 करोड़ के आसपास पैसा देकर इस कंपनी को खरीद लिया है। ये कंपनी बेसिकली रेलवे सेक्टर के अंदर में है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर में है। ये वैगन्स बनाती है, जो पीछे में जो डब्बे लगे रहते हैं ना, वो ये कंपनी बनाती है। बड़ी ही हाई स्किल्ड कंपनी है जुपिटर वैगन। ये ना सिर्फ रेलवे को, बल्कि कॉमर्शियल सेक्टर में, कॉमर्शियल व्हीकल में आप नाम ले लीजिए, टाटा मोटर का नाम ले लीजिए, अशोक लेलैंड, ये सब कंपनी को भी ये सप्लाई करती है अपने मटेरियल। डिफेंस के अंदर में भी इसकी सप्लाई बहुत अच्छी है। इसमें लगभग अगर सही तरीके से समझा जाए ना ब्रेकअप, तो लगभग 55% ये इसका रेवेन्यू रेलवे से आता है और बाकी आपका 45% कॉमर्शियल व्हीकल और डिफेंस सेक्टर से आता है। अब ये चाहती है कंपोनेंट्स के साथ में और भी कारोबार करे। तो 2021 में इसने कॉमर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर कंपनी लिमिटेड को भी एक्वायर किया और अभी इसने इस नई कंपनी को जो एनसीएलटी में फंसी हुई थी उसको भी एक्वायर कर लिया है, उसको भी खरीद लिया है। इसके स्टॉक भी, स्टॉन इंडिया इस कंपनी का नाम है, इसके स्टॉक भी कुछ दिन बाद में लिस्ट हो जाएंगे। ये जनरली क्या है, 2 महीने से 6 महीने का समय ले सकता है। और ये लिस्टिंग का जो समय है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है, कहीं पे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सब क्या है, ये सब एक तरह की हिडन तरह की हो जाती है। एनएससी, बीएससी, यहाँ पे लिस्टिंग होती है इन कंपनी की, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यही है कि पता ही नहीं चलता कि भाई इनकी लिस्टिंग कब होगी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस पर कुछ एक्शन ले, इन कंपनियों की पहले से इन्फॉर्मेशन बता दे कि हाँ ये इस दिन लिस्टिंग होने वाली है, तो क्या इन्वेस्टर को थोड़ा अंदाज रहेगा, उन्हें पहले से पता रहेगा, वो सही टाइम पर खरीद सकेंगे, फंसेंगे नहीं। क्या होता है, इस तरह की कंपनी एनसीएलटी के निकलने के बाद में ये धीरे धीरे हर दिन सर्किट लगाकर इतनी ऊपर चली जाती है कि खरीदना असंभव सा हो जाता है। कई सारी ऐसी कंपनी है, जैसे एक कंपनी का नाम बताता हूं, बाबा रामदेव जी ने खरीदी थी इस कंपनी को। 7 रुपये 8 रुपये के पास से ये शुरू हुई थी कंपनी और 1200-1300 रुपये का भाव चला गया। पतंजलि, रुचि सोया कंपनी है, पतंजलि अभी इसका नाम है, पतंजलि फूड प्रोडक्ट्स, 1200 रुपये का भाव अभी भी इसका चल रहा है। इसी तरह से ऑर्चिड केमिकल फार्मा थी, वो भी लगभग 50-60 रुपये के आसपास मेरे ख्याल से लिस्टिंग हुई होगी और लगभग 2500 का भाव उसने दिखाया था। इसी तरह से अभी एसी करके, जिस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस कंपनी को भी आप देखेंगे तो 55 रुपये से शुरुआत हुई, 160 के भाव तक वो पहुंची, मतलब लगभग 3 गुना हो गई। जब ये कोई कंपनी एनसीएलटी से निकलती है ना, तो सारी की सारी होल्डिंग किसके पास रहती है? प्रमोटर के पास। प्रमोटर एक तरह से राजा रहता है। क्यों? क्योंकि बेचारा खरीद रहा है ना, उसको जो नई कंपनी उसको खरीदती है वो राजा बन जाती है एक तरह से। और स्टोन इंडिया बेसिकली बनाती क्या है, तो इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं ना वैगन्स के, वो बनाती है। जैसे ब्रेक्स जो लगाने के सिस्टम है वो बनाती है, जो अंदर में लाइट जलाने के लिए अल्टरनेटर चाहिए वो अल्टरनेटर बनाती है। इसी तरह से बहुत सारी प्रोडक्ट्स छोटे छोटे बनाती है। और अभी जो जुपिटर वैगन कंपनी है उसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 6 जबलपुर इसका हब है, जबलपुर के अंदर में 4 प्लांट है और एक प्लांट आपका जमशेदपुर में है और एक इंदौर के अंदर में है।
ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर थे ना, उन्होंने लगभग 51 करोड़ के आसपास लोन दिया था, 52 करोड़ के आसपास लोन दिया था, और उनकी वसूली जो हुई है मात्र 15 करोड़ के आसपास हुई है। 15.29 करोड़ के आसपास इनकी वसूली हुई है। बाकी पैसा गया भाड़ में, कोई उसका माई बाप नहीं है, वो गया खत्म। और यही दुविधा है, यही में असमंजस है एनसीएलटी में जाने के बाद में, यही है कि एक खराब से खराब कंपनी एक अच्छी से अच्छी कंपनी बन के निकल सकती है। हो सकता है आने वाले समय में आइडिया वोडाफोन जो कंपनी है वो भी एनसीएलटी में चली जाए, और उसके बाद में ये भी बदल कर या तो रिलायंस खरीद लेगा, या फिर भारतीय एयरटेल खरीद लेगा, या फिर बीएसएनएल खुद खरीद लेगा। बीएसएनएल तो खुद बेचारा कर्जों में डूबा पड़ा है, हर दिन उसको पैकेज दिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। जो भी ये कंपनी निकल के आती है ना एनसीएलटी में, वो एक तरह की लॉटरी की तरह होती है। अगर लग गई तो बल्ले बल्ले, मतलब कभी चलती है ना तो इस तरह से धुएंधार चलती है कि बस 5-6 गुना तो ऐसे ही हो जाती है, और अगर ना चले तो भाई गया काम से।